जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो आज जो एग्जाम हुआ 25/9/2025 को, आज जो एग्जाम हुआ उसी का अर्धवार्षिक परीक्षा का साइंस का पेपर का आंसर की हम आज के इस वीडियो में लेकर आए। कितना आपका सही गया है, आप जो एग्जाम दे के आए कितना आपका सही गया है, वो एक चेक करने की बारी आ गया है कि जो हम पढ़ाएं वो क्वेश्चन से लड़ा या कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमारा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें हमें सिर्फ कितने बार जाना है, 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें कितना देना है, 50 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना। 80 क्वेश्चन दिया है हमारा, यहाँ 50 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ पर दिया 80 क्वेश्चन, उसमें बनाना 50, लेकिन जब एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें देता 80, हमें बनाना 40। अभी भी एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाए थे, उसको आप जाके देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता था। सर्पल दर्पण में हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणें यानी किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। तो वक्ता केंद्र नहीं, ये बच्चे ने गलत मार दिया। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, हम आपको पढ़ाए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जितने भी प्रकाश की किरणें होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि एफ से। तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर क्वेश्चन मिला लेते जाइए कितना सही गया। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस में आपतन कोण अपरावर्तन कोण बराबर होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा नियमित परिवर्तन, यानी परिवर्तन के नियम से हम आपको बताए थे इस प्रकार से कि इधर आपतन कोण होता है, इधर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता था, किसमें, नियमित परिवर्तन के नियम में। चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। धनात्मक बच्चे ने गलत मार दिया, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जो रेड कलम से लिख रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक माइनस। आपको पता होगा अवतल दर्पण की फोकस ये साइड होती है, ये साइड हमेशा माइनस और ये साइड हमेशा प्लस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही उत्तल दर्पण पूछता तो यहाँ पर धनात्मक हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण था। पांचवा के सी मिलाते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या था। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस। जब अनंत पर हो तो उसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या पर बनता है, फोकस पर बनता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर, वक्र त्रिज्या बराबर क्या होती है। वक्र त्रिज्या आर बराबर होता है 2f। आपको पता है आर बराबर क्या होता है, 2f। यहाँ पर आर बराबर क्या होता है हमारा, 2f। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता हुआ क्या होता है। जब जो वायु है जो आकाश में यानी वायु से कांच में परिवर्तन करता है, प्रकाश का अपवर्तन का ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या अभिलंब की ओर मुड़ता है। हम आपको बताएंगे जब इस प्रकार से होता है, ये हमारा अभिलंब होता है। वायु से जब कांच में परिवर्तन करेगा तो इस प्रकार से झुकेगा, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दर्पण सूत्र पूछा, दर्पण सूत्र क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल पेपर है। देखिए प्रकाश का वेग का सर्वाधिक होता है किस में, निर्वात में। क्या होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आगे बढ़ते हैं।
अपवर्तनांक की इकाई होता है। अपवर्तनांक की यहाँ पर कोई भी इकाई नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये इसका कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन के नियम किसका पालन करता है? स्लेन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन के किस नियम का पालन करता था? स्लेन नियम। आपको पता है साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपको याद होगा, साइन आई बराबर साइन आर, उसको स्नेल का नियम भी यहाँ पर कहा जाता है। ओम का नियम नहीं होगा, बायलन का भी नहीं होगा, न्यूटन का भी नहीं होगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? स्नेल का नियम। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस से, दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से यहाँ पर ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने के लिए के क्षमता को क्या कहते हैं? जो नेत्र के द्वारा जो पास रहता है, जो पास और दूर के फोकस की क्षमता, तो उसके होता है संयोजन, क्या होता है? समायोजन की शक्ति को ही क्या कहते हैं? नेत्र द्वारा पास और नजदीक की वस्तुओं को फोकस करता है। जहां पर देखती है पास कोई वस्तु पर हम फोकस करते हैं तो उसको समायोजन की शक्ति कहते हैं। यही समायोजन की शक्ति कम हो जाती है तो लोगों को दिखाई कहता है ना हम कि दूर का नजर कमजोर है या पास का नजर कमजोर है। तो समायोजन शक्ति के घटने के कारण ही पास या दूर की वस्तु यहाँ पर नहीं दिखती है। आगे पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या? 25 सेंटीमीटर। क्या है हमारा? 25 सेंटीमीटर। कोई भी नॉर्मल 25 सेंटीमीटर का एकदम स्पष्ट यहाँ पर देख सकता है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना है? आकाश जब नीला दिखाई देता है तो इसका जो मेन रूप है वो प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन होता है, परावर्तन या अपवर्तन नहीं। क्या होता? प्रकाश का प्रकिरणन होने के कारण ही हमें आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकिरणन करता है? सबसे कम प्रकिरणन करता है वो लाल। इसीलिए रेड लाइट जो कि रेलवे लाइन होता है या स्टॉप का साइन होता है वो लाल से इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो सबसे कम प्रकिरणन वाले होते हैं। वो क्या होता है? सबसे कम प्रकिरणन वाले होते हैं, इसलिए। 19 नंबर क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों का टिमटिमाना यहाँ पर होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पर जो तारे हों वो टिमटिमाते। आप देखेंगे रात में सोते होंगे तो आकाश की ओर, आसमान की ओर आप देखते होंगे तो वहां पर क्या होता है? जो तारे टिमटिमाते किसके लिए? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला यहाँ पर देखिए, लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से व्यक्त किया जाता है, जिसे डी से लिखा जाता है। कहता है कि इसका लेंस की क्षमता, जो भी क्षमता कितना डायोप्टर है, तो डायोप्टर में ही नापा जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को पर यहाँ ध्यान देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा नापी जाती है? जो विद्युत धारा मापी जाती है वो एमीटर से नापी जाती है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापी जाती है। विद्युत धारा की मापी जाती है एमीटर से। क्या मानते हैं? एमीमीटर से। कभी भी यहाँ पर वोल्टेज नापी जाती है वोल्ट मीटर से, यहाँ पर वोल्टेज नहीं पूछ रहा, यहाँ पर विद्युत धारा मापी जाती है तो उसी को क्या हो जाएगा? एमीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या था? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। इस प्रकार से ओम, एम्पियर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है? किसका प्रतिरोध यहाँ पर सबसे कम है? सबसे कम यहाँ पर प्रतिरोध है तांबा का। सबसे कम प्रतिरोध किसका है? तांबा का। ये सबसे कम, तो इसीलिए जो होता है कॉपर वायर, कॉपर वायर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका सबसे कम प्रतिरोध होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बोलते होंगे जब भी इलेक्ट्रिशियन बोलता होगा तांबे का तार लेकर आइए, यानी कि कॉपर वायर। अगला है फ्यूज को जोड़ा जाता है। फ्यूज को किस समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है या
समांतर श्रेणी में या न्यूट्रल तार में किस किस को जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी में। क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी में। फ्यूज को हमेशा श्रेणी में यहाँ पर जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, ये भी होगा V बटा आई, या भी आई स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, आर स्क्वायर भी हो सकता है। विद्युत शक्ति आप पढ़ेंगे, इसका तीन फॉर्मूला होता है। आई कभी भी स्क्वायर में नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बी सी दोनों। सॉरी यहाँ पर उल्टा हम बोल दिए, यहाँ पर हम उल्टा बोल दिए। एक मिनट हम इसको यहाँ पर उल्टा बोल दिए। बी और सी दोनों होगा, आर स्क्वायर में नहीं होता। ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी और सी। बी और सी। आगे जब चलते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा था। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या था? विद्युत शक्ति को किस में जोड़ा जाता था? यहाँ वाट में। किलोवाट विद्युत शक्ति, यानी कि कितना यूनिट हमें उठा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या था? वाट होता। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। क्या होता है यहाँ पर? किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा। जूल यहाँ पर नहीं होगा, बहुत सारा शक्ति का माप कर देते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक जूल होगा, लेकिन यहाँ पर इसका एसआई मात्रक पूछा था वाट होगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक क्या था? किलोवाट घंटा, यानी कहता कितना यूनिट उठा। यूनिट भी यही से मापा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ पर होता 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या हो जाएगा? जूल। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, समांतर समायोजन के कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है। यानी समांतर, जो समांतर श्रेणी में जुटा रहता है, उसका यहाँ पर सही सूत्र क्या है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमारा सीरीज वाला हो जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं कि जो एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कागज का जलना ही सही ऑप्शन होगा, बर्फ का पिघलना नहीं, क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी से फिर बर्फ बन सकता है। कांच को टूटेगा, फिर उसको पिघलाकर कांच दोबारा सही कर सकते, लेकिन कागज का यदि जल जाता है उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता। इसलिए कागज का जलना यहाँ पर क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। लोहे का जंग लगना क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजेशन इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न हुई तो क्या? उष्मा छेपी, और उष्मा खत्म हुई तो उष्मा शोषी, यानी कि उष्मा की हानि हुई तो उष्मा शोषी, और लाभ हुई यानी कि उत्पन्न हुई, लाभ हुई तो उष्मा छेपी। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूना का क्या हो जाता है? ये कैल्शियम का ऑक्साइड का सूत्र है, तो यहाँ पर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर संगमरमर का सूत्र नहीं पूछा। चूना पत्थर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड इसी का रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लेता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट यदि पूछे तो CaCO3, ये बिल्कुल गलत होगा, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का यहाँ पर रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग हमेशा यहाँ पर नीला होगा। क्या होगा? कॉपर सल्फेट का यहाँ पर रंग क्या होगा? नीला होगा, हरा नहीं होगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से
अभिक्रिया कराया जाता है तो वह क्या बनता है। यह देखिए क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को अभिक्रिया कराएंगे H2O से, H2O से क्या हमारा इसका अभिक्रिया कराएंगे CaO को H2O से, तो हमारा क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 बनेगा, CH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा। ऑप्शन बी सी का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं जिसमें यहाँ पर क्या हो जाए हमारा ऑक्सीकरण और एक उपकरण दोनों साथ में हो जाए, तो यहाँ पर उसको उसी को रिडॉक्स कहते हैं। तो ये वाला हमारा 37 नंबर का क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो जाए, तो ये वाला उष्मा का भी नुकसान हो और दोनों हो, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसमें उष्मा यहाँ पर उपकरण और अपकरण दोनों हो, तो ये वाला सही ऑप्शन है। इसमें उष्मा का हानि भी हो रहा है, उष्मा का फायदा भी हो रहा है, इन दोनों, जिसमें ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना, या पढ़ेंगे उपकरण अपकरण में उसी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, यानी कि कौन से गैस चूने के पानी को यहाँ पर दूधिया बना देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि तांबा जब नम हवा में संपर्क आता है, जो तांबा होता है जो नम हवा में संपर्क आता है तो इसमें क्या होता है हरा अपकरण का निर्माण होता है। ऊपर ही पढ़े कि कॉपर ऑक्साइड आप पढ़ेंगे, ऊपर देखिए हम ऊपर ही आपको बताए थे, यहाँ पर ऊपर ही आपको आया था क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, तो यहाँ पर नीला होता है। वो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी वो दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, वह कॉपर सल्फेट पूछा। यहाँ तांबा जब नम हवा में यहाँ पर हो जाती है तो हरा अवकरण का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HONO3, ये सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ये हमारा हो जाता है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये साइट्रिक एसिड का हो गया, ये हमारा क्या हो गया नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्षार कौन है, यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से क्षार कौन है, तो हमारा NaOH क्षार है, बाकी सब क्या एसिड है, ये सब क्या एसिड है। क्षार यहाँ पर पूछा यानी कि अम्ल क्षार और लवण का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज नहीं, फिथोफेलिन नहीं, लिटमस पेपर एक क्या है प्राकृतिक सूचक है, और हल्दी भी है क्या प्राकृतिक सूचक, जिसमें अम्ल और क्षार लवण का पता किया जाता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। अम्ल में जो अम्ल है, जो नीले लिटमस को क्या बनाता है लाल, अम्ल का लिटमस जो होता है क्या होता है लाल होता है। इसको आप याद रखिए, बहुत ही एक ट्रिक है, अनिल से याद रखिएगा। अम्ल जो है नीला लिटमस को क्या बनाता है लाल, इसका यही एक ट्रिक है, अनिल भैया याद रखिए, अनिल भैया टिक कीजिए। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल बनाता, अम्ल जो है नीला लिटमस को क्या बनाता लाल। 45 नंबर क्वेश्चन, एंटासिड में कौन सा क्षार उपयुक्त होता है, एंटासिड में कौन सा छात्र MgOH का होल 2 है, ये नहीं होगा MgOH का होल 2। क्षार पहचाने का एक ही तरीका OH लगा रहेगा, एंटा एसिड में MgCH का होल 2 होता है, यानी MgOH का होल 2 होता है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, एक उदासीन विलयन का pH मान होता है न्यूट्रल, यानी कि एक उदासीन का होता है 7, जो ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, उदासीन होता है उसका pH मान क्या होता है 7, 7 से कम हुआ तो अम्ल, 7 से ज्यादा हुआ तो क्षार। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है,
बोर्ड के लिए भी इसको याद कर लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। 48 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? मिश्र धातु ऑक्सीजन का, जिंक से तो होता है, ये तांबा से भी होता है, सोना। मिश्र धातु ऑक्सीजन का प्रयोग करके यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन यहाँ पर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में होता है, घंटियों को बनाने में जो घंटी होता है, इस प्रकार से आप देखे होंगे, घंटी एक इस प्रकार से होता है, बीच में एक लगा जाता है, इस प्रकार से मंदिर में लगा जाता है, जिसमें टन टन करके कुल घंटी बजाता है। वो किस से बना रहा था? वो कांसा से बना रहा था। वो क्या रहता है? उसमें कांसा का प्रयोग, शीशा नहीं होगा, लोहा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लोहा में जो होता है साउंड रस वो कम होता है, कांसा में सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया किया जाता था कौन से यानी कौन सी गैस निकलती? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब अम्ल को यहाँ पर धातु से संपर्क किया जाता है तो यहाँ हमारा H2 होता है। क्या होता है हमारा? H2। ये हमारा क्या हो जाता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सा धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, आपको पता है। सोडियम को जब पानी में किया जाता है तो बम ब्लास्ट होता है। पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम भी है। कैल्शियम वही होता है जो चूना, जो पहले के समय में दीवार का प्रयोग किया जाता है, तो इसको पानी में डुबाकर जो चूना होता है। लेकिन सोना कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करेगी, जल में रख दो कुछ नहीं होगा सोना को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें 50 क्वेश्चन ही बनाने को बोला था, लेकिन हम पूरा बताएंगे आपको। 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन होता है, अधातुएं होती है, क्या होती है? अधातुएं हमेशा होती है भंगुर, तन्य, अगाध वरीयता नहीं होती है। होती है क्या? भंगुर। क्या होती है? भंगुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल्स समझाने का भी टाइम नहीं, क्योंकि सिर्फ हम आंसर की पर ध्यान दे रहे हैं। क्यों होता है उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताए थे। निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्य ताप पर जल तरल अवस्था में होता है, यानी समान ताप पर, रूम टेम्परेचर पर भी तरल अवस्था में रहती है? वो है पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, जिसमें थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं? तरल, यानी कि द्रव की फॉर्म में रहती है। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे को गैल्वनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया? यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे लोहे पर जंग यहाँ पर नहीं लगता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मुलायम धातु है? सबसे मुलायम धातु जिससे चाकू से भी यहाँ पर काटा जा सकता है, तो क्या है? सोडियम। क्या है हमारा? सोडियम ही एक सबसे मुलायम धातु है। निम्नलिखित में से, यहाँ से बायोलॉजी आ गया है, यहाँ से बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पूरा कर लिया, यहाँ से बायो का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन प्रक्रिया है? वृद्धि है जीवन प्रक्रिया, प्रजनन एक जीवन प्रक्रिया, श्वसन भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या जगह? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आदमी जीने के लिए वृद्धि भी करता है, श्वसन भी करता है, प्रजनन भी करता है, इसलिए सही आंसर क्या जगह? डी। 57 क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है। यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ग्लूकोज का भंजन, यानी कि ग्लूकोज टूटता है, तो उसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वायवीय श्वसन में तो यहाँ पर ग्लूकोज टूटता ही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं, कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? यानी कि कोशिका के किस भाग में यहाँ पर श्वसन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो सबसे अंतिम में क्या बचता था? ग्लूकोज बचता। क्या है अंतिम उत्पाद? क्या? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फिर ग्लूकोज एनर्जी में टूट जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग पित्त रस का स्रावित करता है? यानी कि कौन सा है जो पित्त रस, जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करती है, उसका यानी कि स्राव करता है, यानी कि छोड़ता है। कौन सा छोड़ता है? यहाँ पर यकृत,
क्या कहता है, यकृत। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन, पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? जल को अवशोषित कौन सा करता है? तो बड़ी आंत। जल को अवशोषित कौन सा करता है? बड़ी आंत। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन, ब्रीक। ब्रीक किडनी। ब्रीक मतलब किडनी। किडनी का मूल इकाई क्या होता है? किडनी का मूल इकाई नेफ्रॉन होता है। किडनी का मूल इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का चित्र लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर देखिए, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? तंत्रिका तंत्र जो कि मस्तिष्क में होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। किडनी में रहा नेफ्रॉन और मस्तिष्क में रहा तंत्रिका तंत्र में कहते हैं न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थित के लिए उत्तरदायी कौन सा है जो मस्तिष्क को संतुलन और स्थिर रखता है? तो कौन सा हमारा हो जाएगा यहाँ पर? सेरिबेलम। सेरिबेलम है जो मस्तिष्क को संतुलन बनाया जाता है। इसलिए जब आप देखते हैं पीछे चोट लगता है तो चक्कर खा के आदमी बेहोश हो जाता है, इसी के सेरिबेलम के कारण है। 65 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रण किया जाता है, यानी कि रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रण किया जाता है मेरु रज्जु से। क्या होता है? जो यानी कि रिफ्लेक्शन, जो कहते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक्शन किया, जैसे खुजली भर रहा है तो इसका जो भी नियंत्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन को लड़ो या बढ़ो हार्मोन कहा जाता है? लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, किस हार्मोन को लड़ो या भागो यहाँ पर हार्मोन कहा जाता है? तो एंड्रोनलिन। क्या हो जाता है? एंड्रोनलिन को ही यहाँ पर लड़ो या भागो हार्मोन छोड़ता है, लड़ो या भागो वाला। किस अंतःस्राविक ग्रंथ में मास्टर ग्रंथि को, यानी कि किस अंतःस्राविक ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि यहाँ पर कहा जाता है। सूरजमुखी को का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है? यहाँ पे देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है कि धूप की ओर नहीं, ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन, फिजिक्स का नहीं। यहाँ पर सूरजमुखी को सूर्य की ओर झुकना, जो झुक जाता है उसको कौन सा झुकना क्या कहलाता है? तो उसका झुकना जो हमारा यहाँ पर कहता है प्रकाशनावर्तन, क्योंकि प्रकाश की ओर झुका तो प्रकाशनावर्तन गुरुत्वा यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण रासायनिक की ओर हुआ तो रासायनिक अनुवर्तन, और जलानुवर्तन होगा यदि जल के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि प्रकाश की ओर झुकता, सूर्य के प्रकाश की ओर सूर्यमुखी झुकता, उसको क्या कहते हैं वही पूछा है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जनन की अलैंगिक विधि है? कौन सा अलैंगिक विधि है? अलैंगिक विधि कौन सा है यहाँ पर? हमारा मुकुलन। मुकुलन ही होता है जो अलैंगिक, बिना लैंगिक यानी बिना लिंग के होता है। निषाचन लैंगिक जनन है, परागण भी लैंगिक जनन है, और संभोग भी क्या है? लैंगिक जनन है, जो कि मनुष्य द्वारा किया जाता है। निषेचन भी मनुष्य द्वारा भी किया जाता है, परागण पुष्प द्वारा किया जाता है, यानी संभोग किया जाता है मनुष्य और जानवरों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका वृद्धि द्वारा हाइड्रा द्वारा, यानी हाइड्रा का जो जनन होता किसके द्वारा होता है? हाइड्रा का जो जनन होता है यहाँ पर प्यार बच्चों, यहाँ पर हो जाता है मुकुलन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा ही, जो कि एक अलैंगिक जनन है, जो कि क्या है? अलैंगिक जनन। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम वनस्पतिक जनन में पौधे का किस भाग का प्रयोग, यानी कि जनन जो ब्रायोफाइलम है वो वनस्पति जनन के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है? करता तो पत्ता का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पत्ता में ही इसका क्या था? जनन किया जाता है। ब्रायोफाइलम पौधा में किसके द्वारा जनन किया जाता? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? पत्ता के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा फूल नर प्रजनन, यानी कि नर जो फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? कौन सा है यहाँ पर? पुंकेसर। स्टीमन क्या था? पुंकेसर एक नन जनन है। ये सब क्या है? अंडाशय हो गया, स्टाइलिश हो गया, पिस्टिल हो गया, ये स्त्री जनन है। क्या हमारा? स्त्री जनन। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन, मानव पुरुषों में वृषण का कार्य किया जाता है। जो वृषण का कार्य किया जाता है
वो मानव में क्यों किया जाता है? आप बताइए इसका आंसर। शुक्राणु बनाने के लिए, स्पर्म। स्पर्म इसमें इतना शक्ति होता है कि किसी नए यानी कि नए मनुष्य का जन्म किसके कारण होता है? स्पर्म, शुक्राणु के कारण ही किसी भी एक जन यानी कि एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य की उत्पन्न की शक्ति को ही क्या कहते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु बनना, स्पर्म फॉर्मेशन इसको कहते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में भी स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? जो मादा होता है यानी कि स्त्री में निषेचन यहाँ पर कहाँ होता है? तो उसका निषेचन होता है अंडवाही नलिका में। अंडवाही नलिका में। अंडाशय, गर्भाशय, योनि पथ में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य में कोशिका के गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? एक मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? वही पूछा था, टोटल 46 होते हैं। जोड़े में पूछा था 23 का 2 होता है, 23 दूना 46। आगे बढ़ते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? जो बच्चे का, जैसे बच्चा लड़का हुआ या लड़की, इस पे किस पे डिपेंड करता है? माता या पिता? नहीं, दोनों पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पर। कि लिंग का निर्धारण दोनों होता है। XY क्रोमोसोम के कारण यहाँ पर किसका XX रहा तो लड़की होगा, ये तो भाई ये पता ही। XY होगा तो लड़का होगा, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? यानी कि गुणसूत्र होता है हमारा, वो किससे बना होता है? तो DNA और प्रोटीन से। जो गुणसूत्र होता है हमारा किससे बना होता है? DNA और प्रोटीन से। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशोषी अंग है? मानव का अवशोषी अंग यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का जो है किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों का यहाँ पर दिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। मानव का विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में। मानव का विकास कहाँ भी यहाँ पर हुआ? तो अफ्रीका में हुआ। मानव विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में। इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव तो पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप देखिए ये क्वेश्चन आप जब आप नोट्स में पढ़े होंगे तो नोट्स में इसका आंसर मिल जाएगा। मेरा भी नोट्स दिया होगा, वहां से आप यदि नोट्स बनाए तो उसका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाके देख लीजिए, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्योंकि एक एक चीज को लिखना बारीकी से बहुत टाइम लगेगा। बहुत ही क्वेश्चन आसान है। इसमें देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 1 से 25 लघु उत्तरीय दिया, जिसमें से हमें कितना बनाना? 15 ही बनाना है। तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम लिखे हैं, दोनों आराम से हो जाएगा। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट बिल्कुल हो जाएगा। वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिंब में हो जाएगा। प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन को परिभाषित करिए, ये भी होगा। अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, ये भी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ देखिए केमिस्ट्री का सूचक क्या होता है, इस सभी का आंसर हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। नहीं, सबसे आसान हम बोलते हैं आपको कि आप इसका एक फोटो ले लीजिए अपना, और गूगल लेंस के माध्यम से आप इजीली सर्च कर सकते हैं इसका आंसर। नहीं तो सबसे बेस्ट बताते हैं, जो भी आपको टीचर द्वारा या हम या किसी भी टीचर द्वारा आपको नोट्स बनवाया गया होगा, उस नोट्स का प्रयोग करके इसका आंसर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। और आंसर कैसे लिखना है उसके लिए वीडियो पड़ा ही यूट्यूब पर बहुत सारा, हमने भी बना के डाला है। आप किसी भी को देख लीजिए आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने का आइडिया बता दिए। तो चलिए मिलते हैं मैथ का, जब हम इसके बाद हम मैथ का भी बताएंगे। जब इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैथ का आंसर की भी हम आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत होता है वीडियो में, या किसी का आंसर आपको लग रहा है डाउट में है, या हम गलत हो गए, या आपको डाउट लग रहा है, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सुधार जरूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।